नमस्कार मित्रों आज 15 मार्च से खरमास आरंभ हो रहा है, जो कि 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक सूर्य मीन राशि में रहेगा। इसको खरमास कहते हैं। और इसी तरीके से सूर्य जब धनु राशि में रहता है तो उसको खरमास कहते हैं। तो खरमास क्या है, उससे संबंधित पौराणिक कथा क्या है, क्या निषेध है उस समय कि क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और वो कितना प्रासंगिक है, उसे कितना मान सकते हैं, रिजिड होकर मानना है या फिर बिल्कुल ही उसे इग्नोर किया जा सकता है। इन सब विषयों पर बात करेंगे और किन राज्यों में वो ज़्यादा प्रचलन में है और कहाँ उसे नहीं मानते हैं, इसको भी हम समझेंगे। तो जो खरमास है, इसका नाम ही है खर मास। खर जो है संस्कृत में गधे को कहते हैं। तो इससे संबंधित एक पौराणिक कथा ये है कि ऐसा हम लोग मानते हैं कि सूर्य देव ग्रहों के तो राजा हैं, देवताओं के राजा हैं, और सूर्य देव जो हैं वो ग्रहों की दृष्टि से सूर्य जो है ग्रहों के राजा हैं। तो और देवगुरु बृहस्पति जो है वो गुरु ही हैं। तो ऐसा मानते हैं, ऐसा कथा है, पौराणिक कथा है कि सूर्य जो है 7 घोड़ों के रथ पर जो है विचरण करते हैं 12 राशियों से। और इसी क्रम में जब वो धनु राशि में और मीन राशि के पर आते हैं, उस समय उनका घोड़ा जो है वो थक जाता है, उसे भूख प्यास लगती है। तो उसे घास खाने के लिए, जल पीने के लिए वो कहीं एकांत स्थान पे सूर्यदेव जो है उनको किनारे लगा देते हैं कि ठीक है आप यहाँ पे खाइए। लेकिन तब तक देखते हैं कि 2 खर मतलब 2 गधे उनको दिखाई देते हैं। तो उनको लगता है कि नहीं, हमें इससे रथ को आगे करना चाहिए, बाद में जब ये ठीक हो जाएंगे, जब घोड़े स्वस्थ हो जाएंगे तो फिर हम जो है इसके साथ यात्रा करेंगे। तो वो फिर जो है वो खर से जो है अपने रथ को जोत लेते हैं 2 और उससे चलते हैं। तो कहाँ 7 घोड़े और कहाँ 2 खर, गधे और घोड़ों से क्या तुलना होगी। तो इसलिए जो मानते हैं कि जब सूर्य धनु राशि में और मीन राशि में रहता है तो वो जो है उनकी गति धीमी हो जाती है और इस समय कोई भी मांगलिक कार्य करना जो है उसको उचित नहीं मानते हैं। जैसे यज्ञोपवीत है, पढ़ाई लिखाई संबंधित बच्चों का जो है कि मुंडन करना है, विवाह है, वधू या पुत्री गई हुई तो उसको फिर वापस लाना है, पहला बच्चा हो तो मायके जाते हैं तो उसको इस महीने में अवॉइड करते हैं, इस समय ना हो। नया अगर कोई बिजनेस शुरू करना है, गृह प्रवेश करना है, भूमि पूजन करना है, तो इन सबको अवॉइड करने के लिए कहा गया है इस समय। लेकिन और इस समय विष्णु की पूजा करना, गंगा स्नान करना, ये सब बड़ा ही शुभ माना गया है। तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? और ये जो है प्रचलन में ज़्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी कुछ जगह, इन्हीं सब मतलब विंध्य पर्वत से उत्तर की तरफ ही ज़्यादा प्रचलन में है। दक्षिण में उसको उतना महत्व नहीं है, बहुत पश्चिम में इसको उतना महत्व नहीं है, बिल्कुल पूर्वोत्तर में उसे उतना महत्व प्राप्त नहीं है। दक्षिण में तो विवाह होती है, इस सीज़न में, इस समय मौसम में विवाह होता है वहाँ पे। तो ऐसा क्या है कि इस दिशा में क्यों इस तरीके की प्रचलन में रहा, ये तो समझ में नहीं आता है। लेकिन लोग कृषि से जोड़ देते हैं, लेकिन कृषि से जोड़ के भी वैसे देखें तो कृषि तो 3 सीजन, रबी है, खरीफ है, कई सीज़न है उसके। ऐसा नहीं कह सकते कि इसी समय कृषि संबंधित था, इस कारण इस तरीके का प्रचलन हुआ। लेकिन मुझे जो लगता है, मैं अगर ग्रहों की दृष्टि से बात करूं तो वैवाहिक दृष्टि से सूर्य का धनु और मीन राशि में होना, धनु बृहस्पति की राशि है, स्पेशली लड़की के जब विवाह करते हैं तो बहुत ही सोच समझ के हम लोग जब कि उसका विवाह का कारक जो बृहस्पति जो है ना, वैवाहिक जीवन पति का कारक होता है, तो बृहस्पति शुभ स्थिति में है, उसको बहुत ही ध्यान रखते हैं। तो देवगुरु जो बृहस्पति हैं, उनकी राशि में जब सूर्य होगा तो बृहस्पति चाहे कहीं भी बैठे हों, वो सूर्य अधिष्ठित राशि के स्वामी हो जाएंगे। और सूर्य जो है एक सेपरेटिव प्लैनेट है। मुझे जो लगता है स्पेशली विवाह वगैरह की दृष्टि से कि सूर्य एक सेपरेटिव प्लैनेट है, माने विलगाव देता है, चाहे वैवाहिक कि हर चीज़ के लिए सूर्य को शनि, राहु, केतु, इन सबको विलगाव देने वाला, अलगाव करने वाला प्लैनेट मानते हैं। तो इस दृष्टि से देखें तो विवाह की दृष्टि से अवॉइड किया जा सकता है, समझ में आती है। लेकिन जिस तरीके से अछूत बना दिया, इस समय बात भी नहीं करना विवाह का, ठीक है विवाह नहीं करे, ठीक, उसकी कोई तैयारी नहीं करनी है, सामान नहीं खरीदना, इस तरीके का भायाक्रांति वाला माहौल जो बना दिया जाता है वो अनुचित है। शादी ठीक है, उसके उस समय अवॉइड कीजिए उस महीने को, लेकिन विवाह की बात चल रही है, अगर शॉपिंग हो रहा है तो वो सब होने देना चाहिए। यहाँ पे गाड़ी नहीं खरीद सकते, ये नहीं खरीद सकते, थोड़ा मानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अब ये कहानी भी अगर है कि खर की यात्रा कर रहा, तो अगर 12 जो राशियां हैं, अगर आप देखेंगे जोडियक में, जब एक राशि से सूर्य आगे निकल गया तो फिर पीछे थोड़ी घोड़े को लेने आएंगे, वो तो आगे ही निकलते चले जाएंगे।
हालांकि इन कहानियों के माध्यम से देखिए एक जन सामान्य के भीतर जो चीज लेखक चाहता था बिल्कुल अंदर डाल दिया। खर मतलब गधा सोच के लगे कि अरे उस महीने में तो बिल्कुल कोई काम नहीं करना। इस दृष्टि से देखें तो अच्छी कहानी है, लेकिन बिल्कुल हार्डकोर उसको माना नहीं जा सकता है कि सूर्य जो है फिर पीछे आके और घोड़े ले जाएंगे, घोड़ों से फिर गधे पे आएंगे। वो कहानी बनाई गई कि चीज़ें उनको समझे। इसी तरीके से अगर हम देखें तो सूर्य को कालपुरुष की कुंडली में अगर हम देखें तो 9वां घर धनु राशि है, धनु राशि और मीन राशि में ही मेन खरमास होता है, दोनों बृहस्पति की राशि हैं। तो ऐसा अब कहानी में ये भी है कि चूंकि सूर्य जो है गुरु के घर में आ गए हैं तो गुरु की सेवा में लगे रहते हैं। ठीक है, भाव है उनका, लेकिन क्या गुरु की सेवा में लगे रहते हैं और गुरु जो है राजा की स्तुति करते हैं। तो ये सब है कि ठीक है चलो इस समय ये काम नहीं करना चाहिए, तो कुछ कहानियों के माध्यम से याद करवाए जा रहे हैं। लेकिन जो ज्योतिषीय क्या महत्व हो सकते हैं वो कालपुरुष की कुंडली के 9वें घर में सूर्य धनु राशि में होगा तब होगा, और जब मीन राशि में होगा तो 12वें घर में। ये सूर्य के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। 3रा, 6ठा, 10वां, 11वां, इवन लग्न में भी उच्च का हो अच्छी स्थिति में हो तो सूर्य को अच्छा मान सकते हैं, लेकिन 9वीं स्थिति पिता के लिए भी अच्छा नहीं मानते हैं। भाग्य के लिए भी, वैसे तो भाग्य का घर है, राजयोग कारक वहाँ हो सकता है, लेकिन 9वां घर भाग्य का है। सूर्य का वहाँ पे पोजीशन होना हायर एजुकेशन के लिए मुझे तो लगता है कि व्यक्ति, स्पेशली अगर कोई विदेश में जाना उसके लिए तो बेटर कंडीशन है। अब हर चीज़ हर दृष्टि से तो इसको नेगेटिव नहीं कह सकते हैं, हो सकता है ट्रेडिशनली जो लोग इसको फॉलो करते हैं क्रिटिसाइज करें मुझे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। उसके बाद जो 12वां घर है, 12वां घर में सूर्य की पोजीशन को अच्छा नहीं मानते, हर दृष्टि से ही नेगेटिव माना गया है। लेकिन अगर कोई बाहर ही विदेशी पढ़ने जा रहा है, बाहर से ही रिलेटेड उसका कोई काम है, जॉब है, या फिर वो मेडिकल साइंस है, फार्मास्यूटिकल, इस तरीके का अगर चीज़ ही उसके बिजनेस है जो सेवा से रिलेटेड है, दूसरों के हॉस्पिटल से रिलेटेड है, तो उन सब चीज़ों में कर सकते हैं वो। लेकिन सामान्यतः विवाह की दृष्टि से भी अगर देखें तो 12वां घर जो है वहाँ सूर्य बैठे तो वो अच्छा नहीं मानेंगे। एक चीज़ ऐसे समझिए कि जो 7वां घर विवाह के लिए, स्पेशल विवाह की दृष्टि से देखें, क्योंकि सबसे भयावह स्थिति वो हो जाती है अगर वैवाहिक जीवन टूट जाए, वैधव्य योग हो, विदुर योग हो, तो ये सबको अच्छा नहीं मानते। तो जब हम सेपरेटिव प्लैनेट्स की बात करते हैं तो सूर्य, शनि, राहु, केतु को तो लेते हैं, 12वें घर के स्वामी को भी सेपरेटिव प्लैनेट लेते हैं। अलग अलग लग्न के लिए अलग अलग प्लैनेट्स 12वें घर के स्वामी हो जाएंगे। सूर्य 12वें घर में भी बैठ जाए और 12वें घर का स्वामी, मतलब वो तो सूर्य अधिष्ठित राशि का स्वामी हो जाएगा, तो सेपरेशन की टेंडेंसी बढ़ जाएगी अगर 7वें भाव या सप्तम से इसका संबंध जुड़ जाता है किसी की कुंडली में। तो इन सब दृष्टियों से देखें तो अवॉइड किया जा सकता है कुछ। लेकिन अगर उस व्यक्ति की खुद की कुंडली, क्योंकि ये तो सिर्फ काल पुरुष कुंडली की गणना कर रहे हैं, अगर उसकी खुद की कुंडली स्ट्रांग है, काल पुरुष की कुंडली देखिए, पहले तो आपकी लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली अपना विचार किए, तब साथ में काल पुरुष की कुंडली भी विचार कर लेते हैं। काल पुरुष की कुंडली ही आधार मान के ब्रह्मांड में सारे लोग अवॉइड करने लग जाएंगे तो ये ठीक नहीं। अगर आपकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है किसी चीज़ के लिए तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि इस समय कहते हैं कि आप वाद विवाद से बचें, और वाद ये इस दृष्टि से तो ठीक है, कालपुरुष की कुंडली से भी देखें तो 9वें में सूर्य और 12वें का सूर्य जो है वाद विवाद में आपको जिताएगा नहीं। वाद विवाद ही नहीं, किसी प्रकार के, अब वाद विवाद तो नॉर्मल डिबेट की बात हो गई, लेकिन केस मुकदमा वगैरह से बचने के लिए कहते हैं कि इस समय अवॉइड करें। लेकिन अगर 3रे, 6ठे, 10वें, 11वें के सूर्य को स्ट्रांग मारते हैं जीतने के लिए, केस मुकदमा अगर इन सब चीज़ों की दृष्टि से देखें तो 9वां और 12वां इस दृष्टि से कह सकते हैं कि हाँ इस समय अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जिसकी कुंडली में ऐसे योग बने पड़े उनके लिए, अगर किसी की कुंडली में ऑलरेडी प्लैनेट्स जो हैं बहुत स्ट्रांग है, 6ठे में सूर्य, उसको शत्रु क्या परास्त कर पाएगा। तो इस तरीके से हमको कुंडली को एनालिसिस करके विचार करना चाहिए। बिल्कुल खरमास से बिल्कुल ही भयभीत नहीं हो जाना चाहिए। हाँ, विष्णु की उपासना के लिए मंत्र अच्छा है तो विष्णु की उपासना करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। गंगा स्नान के लिए इसको काफ़ी अच्छा माना गया है। भोजन वगैरह में तुलसी वगैरह का प्रयोग, तुलसी विष्णु प्रिया उसको कहते हैं, भगवान विष्णु से प्रसन्न रहते हैं। तो अध्यात्म की दृष्टि से अगर देखें तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन दोनों ही बृहस्पति की राशियों को सूर्य का गोचर जो है, अगर उसको हम हीन मानने लगेंगे तो ये अच्छा नहीं है। भगवान राम का भी जन्म जो है इसी महीने में, जब मीन राशि में सूर्य था उसी समय हुआ है, उसी पावन समय में भगवान राम का जन्म हुआ है। तो कैसे हम बिल्कुल इस तरीके से मान सकते हैं। हमारे बंगाल में बहुत महत्व है, जो नया साल आता है जो अप्रैल से आरंभ होती है, बिल्कुल नया बिजनेस, नया व्यापार लोग शुरू करते हैं उस समय। उसके लिए अब ठीक है, वो तो नया साल उस समय शुरू कर, लेकिन उसकी तैयारियां पहले से चल रही होगी, तब तो वो नया साल के लिए इंप्लीमेंट कर पाएंगे क्या करना क्या नहीं करना। तो बिल्कुल रिजिड होकर नहीं मानना, इससे भी एक काल पुरुष की कुंडली की तरह थोड़ा सा विचार कर लेना है। हम अगर अवॉइड कर सकते हैं उस समय शादी को तो करें,
कोशिश करें, लेकिन दूसरी तैयारियां, दूसरी चीज़ें कर सकते हैं। अगर मजबूरी में ही है किसी की, मान लीजिए कि नौकरी अगर लगी है, उसकी पोस्टिंग ही हो रही है कि नहीं इस समय तुमको जाना ही है, तब तो जाना ही पड़ेगा। मुहूर्त वगैरह का विचार कर लें, दूसरी चीज़ों का विचार कर लें। तो बहुत अधिक डरने की आवश्यकता नहीं है इससे, लेकिन हाँ थोड़ा जितना हम इसको ध्यान रख सकते हैं इसको रखें। किन कारणों से उस समय उत्तर भारत में ऐसी चीज़ें प्रचलन में थी ये पता नहीं है कि किन कारणों से उन लोगों ने, हो सकता उस समय ये ज़्यादा ही प्रासंगिक रहा हो, लेकिन आज के समय बहुत प्रासंगिक नहीं। लाइफ इतनी फास्ट हो गई है ना कि इन सब चीज़ों के लिए रुकेंगे तो काम बिल्कुल ठप सा हो जाएगा। एक तो ऐसे ही शादी में दिक्कतें हो रही हैं, बच्चे में दिक्कत हो रही है, और इसी में अगर हम इन सब चीज़ों को ध्यान करने लग जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मेन अपनी कुंडली को देखिए, अगर वो स्ट्रांग है, दशाएं अच्छी चल रही हैं, वहाँ से गोचर की प्लेसमेंट अगर अच्छी मिल रही है तो बिल्कुल ही आप जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और अपने काम को कर सकते हैं। बिल्कुल खरमास वगैरह से बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि खरमास के बारे में संक्षेप में आपको कुछ चीज़ें समझा पाया हूँ। इसके अनुसार आप लाइफ में जो प्लान करना है इस महीने में भी देख लीजिए कि जो भी करना। और हाँ, इस महीने का तो डेट ही बता दी, लेकिन मोटा मोटा समझ जाइए खरमास जो है वो धनु राशि में जब सूर्य रहता है, धनु राशि में करीब करीब 15-16 वही दिसंबर से लेकर और जनवरी, मकर संक्रांति से जस्ट पहले, मकर संक्रांति के दिन से ही आपका खरमास उतरता है जनवरी में, और धनु राशि में उस समय रहता है। और मीन राशि में यही 15-16 मार्च के आसपास से, 14-15-16 मार्च के आसपास से लेके 14 अप्रैल के आसपास रहता है, जब सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में, अपनी उच्च राशि में वो प्रवेश करता है। तो ये मार्च से अप्रैल, मिड मार्च से लेके मिड अप्रैल और मिड दिसंबर से लेके मिड जनवरी के बीच में ये दोनों खरमास है। तो अवॉइड कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कितनों के लिए तो यही राजयोग कारक होगा। धनु राशि में अगर किसी का सूर्य है और राजयोग कारक है, उसकी कुंडली में भी राजयोग कारक है, कैसे छोड़ दें? उस समय तो बहुत ही पावरफुल घटनाएं घटेंगी, अग्नि तत्व में है। इसको तो मान सकते हैं 1 मिनट के लिए कि मीन राशि जल तत्व राशि है, सूर्य अग्नि तत्व प्रधान प्लैनेट्स है, और ये जल के साथ उसका नेक्सस बहुत अच्छा नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन धनु वेरी पावरफुल। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली में 25 दिसंबर का जन्म है, जिसका 25 दिसंबर का जन्म होगा उसका स्वाभाविक बात है धनु राशि में उसका सूर्य होगा, बहुत ही स्ट्रांग है उनका सूर्य जो है, प्रधानमंत्री तक उनको बनवाया। तो फिर ऐसे बिल्कुल से खरमास देख के, और पता नहीं कैसे बरसों इसी प्रचलन में रहा, लोग व्यक्तिगत कुंडलियों को अवॉइड करके इन्हीं सब में फंसे रह गए, जिसको बहुत ज़्यादा महत्व देने की आवश्यकता नहीं थी। महत्व देना है थोड़ा सा, मेन अपनी कुंडली को महत्व देना है। अगर उसकी कुंडली से है, अगर धनु राशि और मीन राशि का सूर्य आपके लिए स्ट्रांग है, मजबूत है, मेरा खुद का सूर्य मीन राशि में है, अच्छे फल देता, मैं कैसे इस समय सारे काम को अवॉइड कर सकता हूँ? मुझे अगर केस मुकदमा करना मेरे लिए अभी फेवरेबल है, मेरे लग्न से उसी वही अच्छी 6th हाउस में वही गोचर करा, मुझे तो किसी पर केस करना होगा इसी समय करूंगा, इसी समय करूंगा तो मैं जीतूंगा। समझ पा रहे हैं? तो अपनी कुंडली के अनुसार जो है, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे भीतर भी है, वही प्लैनेट्स, हम कहते हैं ना कि सूर्य जो है उसका नीच का एक ही प्लैनेट है, किसका नीच का किसका, वही सूर्य, वही परमात्मा जो अपने आप को कई रूपों में प्रस्तुत कर देता है अलग अलग के लिए। तो हमें किसको ज़्यादा तवज्जो देना है? जो आपका अपना परमात्मा है, जो आपके लिए जो रिजल्ट दे रहा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाहर वाला भी है लेकिन अपना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं खरमास के बारे में आप लोगों का जो भय और जो इसके बारे में लोग कंफ्यूज रहते हैं उसको बहुत हद तक दूर करने की कोशिश किया इस वीडियो के माध्यम से। फिर हम अगले वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।